हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं रीजनिंग की वीडियोस बना चुका हूं, आप उनको देख लीजिए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न एनालॉजी से संबंधित है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम उसके डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन का उपयोग करके हमको अपने आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला रिलेशन है दोस्तों, नाइफ इज रिलेटेड टू कट। जिस प्रकार नाइफ यानी कि चाकू संबंधित है काटने से, उसी प्रकार रबर किससे संबंधित होगा? इरेज करने से। ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, चाकू का काम जो होता है वो काटना होता है, तो उसी प्रकार रबर का कार्य क्या होता है? इरेज करना या फिर मिटाना। तो जिस प्रकार नाइफ संबंधित है कट से, उसी प्रकार रबर संबंधित है इरेज से या फिर मिटाने से संबंधित। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार MAZE संबंधित है SFDH से, तो उसी प्रकार EYRI किससे संबंधित है? दोस्तों, सबसे पहले हम इस रिलेशन को क्रैक करेंगे। ठीक है, इस रिलेशन को क्रैक करने के बाद हम इसी पैटर्न को EYRI में अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेज है और मेज से SFDH बन रहा है, यानी कि अगर M की प्लेस वैल्यू में हम 6 प्लस करें तो S आ जाएगा। दोस्तों, प्लेस वैल्यू होती है कि जो लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिस स्थान पर आता है उसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में M जो है वह 13th प्लेस पर आता है। ठीक है, तो M की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 13 हो गई। तो मैंने 13 में 6 प्लस किया दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 19। और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? S की प्लेस वैल्यू होती है। उसी प्रकार 6 5 4 3 यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों, मैंने A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, उसमें मैंने 5 प्लस किया तो 6 आ गया और 6 F की प्लेस वैल्यू होती है। इसी प्रकार फर्दर मैंने, अब आप बोलेंगे कि Z प्लस 4 करके D कैसे आया? दोस्तों, Z के बाद फिर से A स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, Z हमारा लास्ट लेटर होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, उसके बाद फिर से A शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए Z में 4 प्लस करने के बाद, यानी कि Z A B C उसके बाद D, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुका हूँ। तो दोस्तों, उसी प्रकार EYRI का क्या होगा? हम क्या करेंगे? सबसे पहले +6 करेंगे E में तो K आ जाएगा। उसी प्रकार Y में +5 करेंगे तो D आ जाएगा। R में +4 करेंगे तो V आएगा और I में +3 करेंगे तो L आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? KDVL। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्लिक कर जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 KDVL। अगला प्रश्न है, इसको देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है, इन अ पर्टिकुलर वे 14 इज रिलेटेड टू 44, इन द सेम वे 29 इज रिलेटेड टू विच। ठीक, तो 14 और 44 और 29 दिया हुआ है दोस्तों। तो 14 में अगर मैं 30 प्लस करूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 44 आ जाएगा, यानी कि 14 और 44 के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 है। उसी प्रकार दोस्तों, 29 में अगर मैं 30 प्लस करूँगा तो कितना आएगा? 59। हमको क्या करना है? इनके बीच के डिफरेंस को 30 लाना है, मतलब हमको एक पैटर्न को ग्रो करना है या एक पैटर्न डेवलप करना है, और उसी पैटर्न को हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें आप मैथमेटिक्स बिल्कुल मत लगाइएगा, ये रीजनिंग है। ठीक है ना, इसमें हमको पैटर्न खुद डेवलप करने पड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 29 + 30 = 59। ठीक है, अगला है दोस्तों, ऑड वन आउट। क्वेश्चन में लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है चेयर, टेबल, डोर और वुड। तो दोस्तों देखिए, चेयर, टेबल और डोर ऐसी चीज़ें हैं जो वुड से बनती हैं, जो लकड़ी से बनती हैं। ठीक है, तो ये किसी न किसी पैटर्न में समान है, लेकिन इसमें ऑड क्या है? वुड। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चेयर, टेबल और डोर है ये वुड से बने हुए प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, और वुड क्या है, इसका पेरेंट वो है या फिर क्रूड प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 वुड या फिर लकड़ी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों 520, 954, 728 और 1144, तो इनमें से 3 पेयर तो किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, ठीक है ना, एक पेयर इनमें से ऑड होगा, हमको छांटना है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ज़्यादा आपको ये जो पैटर्न है वो क्लिक होते जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 5 और 20 के बीच में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 5 4 जा 20। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं 954, तो 9 6 जा 54, यानी कि मल्टीप्लाई 6 हो गया। इसी प्रकार से 720 में 8 में आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, और फोर्थ वाले में आएंगे तो 11 4 जा 44। तो दोस्तों देखिए 520, 721, 728 और 1144 तो मल्टीप्लाई बाय 4, इनका पैटर्न सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि इसका पैटर्न मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं आ रहा है, इसका पैटर्न मल्टीप्लाई बाय 6 आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ये तीनों से अलग है। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 49 36, 63 18, 74 26 और 56 30। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए 49 लिखा है दोस्तों, अगर आप 4 × 9 कर दें तो 36 आता है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप 63 लिखा हुआ है और 18 लिखा हुआ है, अगर मैं 63 को 6 से मल्टीप्लाई 3 कर दूँ तो ये 18 आता है। और इसी प्रकार से 56 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 5 × 6 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 7 × 4 करूं तो क्या 26 आता है, नहीं आता है, 28 आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 3। इसमें हमारा क्या था कि हमने पहले के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके बाद का नंबर निकालना था, ठीक है ना। तो इसमें 4 × 7 करके 26 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, यानी कि बाकी तीनों से भिन्न है या अलग है, ऑड है, ठीक। दोस्तों इसको आप होमवर्क में कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। बेसिक सा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी, इसमें अल्फ़ाबेटिकल वाला है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को कितना देखते हैं और आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। इसको जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला है मिसिंग नंबर प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड इन द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर आपको टेबल फॉर्म में कुछ डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एक मिसिंग डेटा फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मिसिंग नंबर के ऊपर मैं 2 सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लीजिएगा वहाँ से। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इसमें फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 9 × 5 और उसको मिडिल वाले नंबर से प्लस करूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। 9 × 5 + 2, और इसी पैटर्न को मैं सेकेंड वाले में अप्लाई करता हूँ दोस्तों। 6 × 4, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 6 × 4 कितना हो गया मेरा, 24, प्लस मिडिल वाले को प्लस कर दूंगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा 27। यहाँ पर देखिए, तो इसी पैटर्न को मैं क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ दोस्तों। अब 8 7 जा 56 + 2 = 58, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 58 इज राइट आंसर। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड नंबर एंड देन इसको प्लस कर दिया मिडिल वाले नंबर से, तो हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दोस्तों ये फिगर वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम में इनमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर लगती है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा और एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। तो यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है जो कि एक अधूरा छोड़ा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमको एक क्वेश्चन मार्क की जगह इन ऑप्शंस में से एक फिगर को पुट करना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऐसा फिगर है, यानी कि एक ट्राइंगल है और इसके मिडिल में एक लाइन जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर इसको लगाएंगे क्योंकि इसके थोड़ा ऊपर पे है लाइन, तो ये गलत हो जाएगा, और ये दोनों तो इरिवलेंट हैं, ऑप्शन देख के आप कट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर है, ठीक। आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं इसको, ठीक।
ऑप्शन नंबर 2 को आप फिट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगला है दोस्तों, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स सिलेक्ट वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन या फिर एम्बेडेड। तो आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है दोस्तों, ये फिगर इन ऑप्शंस में से किसी में छुपा हुआ है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। ठीक, सेम फिगर कहीं पर कहीं न किसी रूप में छुपा हुआ है, तो आपको उसको देखना है कि वो कहाँ पर हिडन है, यहाँ पर एम्बेडेड है। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें नहीं हो सकता है, और ये तो खड़ा है, इसमें नहीं हो सकता है, वर्टिकली है, और इस ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर 4 कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी बनाने में कुछ मिस्टेक हो सकती है, और इसके पीछे ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन फिगर इसमें छिपा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, ध्यान से आप देख लीजिए इसको। ये अगर पीछे का ये पार्ट हटा देंगे ना आप, तो आपको सेम ऐसा दिखेगा। तो हमारा किस में छुपा हुआ है क्वेश्चन फिगर, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, इन द गिवन फिगर हाउ मैनी पेन्स आर ऑफ आयरन बट नॉट हार्ड। तो यहाँ पर 3 सर्कल दिए हुए हैं, उनमें कुछ नंबर्स हैं। एक सर्कल हार्ड है, ये वाला हार्ड है, ये आयरन है, और ये पेन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी पेन्स आर ऑफ आयरन बट नॉट हार्ड। तो कितनी पेन जो है आयरन है लेकिन हार्ड नहीं है, बट नॉट हार्ड, ठीक है। तो पेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आयरन में आता है लेकिन हार्ड में नहीं आता है। तो दोस्तों ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों 19 वाला पार्ट आपको दिख रहा है, 19 वाला, ये वाला पार्ट, ये पेन का ऐसा पार्ट है जो कि आयरन में आता है लेकिन हार्ड में नहीं आता है। देखिए, ये सिर्फ 19 जो है ये आयरन की ही आयरन के अंदर है और पेन का पार्ट है। तो पेन का ऐसा पार्ट जो आयरन में आता है लेकिन हार्ड में नहीं आता है, वो कौन सा है, 19, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी करा चुका हूँ, आप मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरी, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया ब्लड रिलेशन, ठीक। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अमन इज़ द ब्रदर ऑफ श्वेता, श्वेता इज़ द मदर ऑफ रोहित, रोहित इज़ सन ऑफ मयंक, हु इज़ सन ऑफ पंकज, हाउ इज़ रोहित मदर रिलेटेड टू पंकज। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है दोस्तों। जो ब्लड रिलेशन होता है उसको बिना ड्रॉ किए आंसर नहीं आता है। तो देखिए, अमन इज़ द ब्रदर ऑफ श्वेता, यानी कि अमन को हम ए से डिनोट कर देते हैं। अमन ब्रदर है यानी कि मेल है, तो मैं मेल को प्लस से शो करता हूँ और फीमेल को माइनस से शो करता हूँ। और जब भी ब्रदर सिस्टर या सिस्टर ब्रदर होगा तो उनके बीच के रिलेशन को हम खाली डैश लगा देंगे, ठीक है ना। अमन इज़ ब्रदर ऑफ श्वेता, अभी हमको श्वेता का जेंडर पता नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फुल स्टॉप के बाद, श्वेता इज़ द मदर ऑफ रोहित, यानी कि अब हमको श्वेता का जेंडर पता गया कि मदर है यानी कि फीमेल है। किसकी मदर है, रोहित की मदर है, ठीक है, यानी कि रोहित इसका कुछ है। अब इसका जेंडर पता नहीं है ना, सन भी हो सकता है डॉटर भी हो सकती है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। रोहित इज़ द सन ऑफ मयंक, ओके, रोहित सन है यानी कि प्लस मेल है, और किसका है, मयंक का। अब देखिए दोस्तों, श्वेता इसकी माँ है तो मयंक इसके पिताजी होंगे। तो हम जब स्पाउस या फिर हस्बैंड या वाइफ के बीच का रिलेशन शो करते हैं तो दोनों साइड को हम तीर मारते हैं, एरो मारते हैं, ठीक है। तो इनके पिता कौन हो गए दोस्तों, मोहित, मोहित क्या है, पिता हैं, तो हमने प्लस से शो कर दिया उनको। इस प्रकार की अप्रोच आप सीखिएगा दोस्तों। सॉरी, मोहित नहीं, मयंक है, आओ गलती होगी, रोहित इज द सन ऑफ मयंक, तो श्वेता के पति कौन होंगे दोस्तों, मयंक होंगे। मयंक हु इज द सन ऑफ पंकज, मयंक जो है वो पंकज के बेटे हैं, यानी कि पंकज के बेटे हैं, ओके। पंकज का जेंडर क्लियर नहीं है दोस्तों, आप नाम पे मत जाइए कि पंकज है तो मेल ही होगा, श्वेता है तो फीमेल ही होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब तक हमको जेंडर नहीं दिया होता है तब तक हम जेंडर को क्लियर नहीं मानेंगे। अगर हमको दिया होता कि पंकज फादर है या मदर है तो हम उसका जेंडर बनाते हैं। अभी हमको दिया नहीं है कि पंकज क्या है, उसने सिर्फ लिखा है कि मयंक हु इज़ द सन ऑफ पंकज, यानी कि मयंक जो है पंकज का सन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे पंकज को भी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज रोहित मदर रिलेटेड टू पंकज, यानी पंकज जो है वो रोहित की मदर को क्या बोलेगा। अब रोहित की मदर कौन है, श्वेता। अब पंकज के बेटे की वाइफ है वो, तो उसको क्या बोलेगा, वो डॉटर इन लॉ बोलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुत्रवधू या फिर डॉटर इन लॉ। तो रोहित की मदर पंकज की क्या हुई, पुत्रवधू हुई, डॉटर इन लॉ हुई। तो उम्मीद करता हूँ आप इस ब्लड रिलेशन को समझ गए होंगे और इस अप्रोच को भी समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न, अगला भी प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित है।
ई इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ई सिस्टर है, यानी कि फीमेल है किसकी, बी की, ठीक है। ए इज़ फादर ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, यानी बी सन है किसका, सी का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लिखा था ए इज़ द फादर ऑफ सी, यानी कि सी के पिताजी कौन है, ए हैं, तो ये थोड़ा जगह की कमी पड़ गई, तो ए को प्लस लिख दिया और ऐसे नीचे को एरो मार दिया, तो ए के पिताजी कौन हो गए, सी हो गए। तो देखिए दोस्तों, सी का जेंडर तो क्लियर है नहीं हमको, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, यानी कि ई जो है वो ए को क्या बोलेगा, हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, ठीक है। तो दोस्तों ई ए को क्या बोलेगा, यहाँ देखिए ई ए को क्या बोलेगा, ये ई और बी भाई बहन है, ये इनका पेरेंट है और ये इसके पिता हैं, तो ई ए को बोलेगा ग्रैंड फादर, क्यों, क्योंकि ये मेल है इसीलिए ग्रैंड फादर बोलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड फादर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो एक आकृति दी हुई है, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ इसको ताकि अच्छे से समझा पाऊँ आपको। एक ट्राइंगल तो ये है, ठीक, उसके बाद दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, दो हो गए, फिर यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है तो एक ट्राइंगल ये हो गया, तीन, और यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है तो एक ट्राइंगल हो गया आपका ये वाला दोस्तों, ठीक है, एक हो गया ये वाला और एक ही हो गया पूरा। तो हमारे पास इसमें टोटल 6 ट्राइंगल हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। अगर वैसे काउंट नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर इनका नेम डाल लीजिए, ए बी सी ऐसे करके नेम डाल देना, और फिर उसको ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बी सी ए, बी सी डी ऐसे करके काउंट कर लेना, ठीक है। तो आपको 6 ट्राइंगल दिखेंगे इसमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इतना तो आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है ना, बेसिक चीज़ है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, गिनना ही है उसको सीधे। तो ऐसे करके रेक्टेंगल भी आते हैं, अभी अपने आगामी वीडियोज़ में करा दूंगा मैं रेक्टेंगल वाला भी, ठीक है। अगला है दोस्तों सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म में हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम की मदद से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए जैसा दिखता है वैसा बिकता है, इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए नो पेंसिल इज टेबल, तो यहाँ पर हम मान लेते पेंसिल है और पेंसिल और टेबल के बीच में नो का रिलेशन है, यानी कि कोई पेंसिल टेबल नहीं है, ठीक। सम टेबल आर रेड, और टेबल का कुछ पार्ट रेड है, ठीक है दोस्तों। नो पेंसिल इज टेबल, ये नो का रिलेशन होता है, और सम टेबल आर रेड, कुछ टेबल जो हैं वो रेड हैं। तो अब इनके कंक्लूजन में जाते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन को आगे को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कंक्लूजन में दिया है ऑल रेड आर टेबल, तो दोस्तों आपको दिख रहे हैं क्या सारे के सारे रेड टेबल हैं, बिल्कुल नहीं है। हाँ रेड का कुछ पार्ट टेबल है लेकिन सारे रेड टेबल हैं ऐसा नहीं दिया है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और दूसरा है सम पेंसिल्स आर रेड, ये पेंसिल है ये रेड है, तो इनके बीच में कहीं सम का रिलेशन है क्या, या कुछ पेंसिल रेड हैं, आपको दिख रही है यहाँ पर कुछ पेंसिल रेड, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 ये वाला और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आएंगे तो आप कर सकते हैं इजीली वेन डायग्राम के माध्यम से, जो आपको दिखेगा उसी में आप उसी के हिसाब से आप चलेंगे आगे को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 4 फिगर्स गिवन आउट ऑफ विच 3 आर सिमिलर, वही है ऑड वन आउट वाला है लेकिन फिगर वाला है, तो 3 फिगर तो किसी प्रकार से समान होंगे और एक फिगर जो है इसमें अलग होगा, तो कौन सा फिगर अलग है हमको वो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखिए 3 फिगर सेम है, 1, 2 और 3 वाले सेम है, क्यों, क्योंकि इनमें जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक सर्कल टाइप का दिख रहा है और एक रेक्टेंगल टाइप का आपको दिख रहा है ना, या स्क्वायर जो भी है, तो ये सेम लाइन सेगमेंट में है। देखिए दोस्तों अगर आकृतियाँ देखें तो ये सेम लाइन सेगमेंट में है, ये भी सेम लाइन सेगमेंट में है और ये भी सेम लाइन सेगमेंट में है, लेकिन ये वाले में जो है अलग अलग लाइन सेगमेंट में है, एक इसमें है और एक आकृति इसमें है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑड वन आउट, ठीक है ना। तीनों में क्या है, आकृतियां जो हैं जैसे कि ये सर्कल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर जो भी आप कुछ भी कह लो इसको, ये सेम लाइन सेगमेंट पर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 वाले में डिफरेंट लाइन पे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखने पे आपको पता चल जा रहा होगा दोस्तों, ऑब्जर्वेशन स्किल इसमें अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है।
अगला भी उसी प्रकार से है दोस्तों, तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। दोस्तों देखिए इसमें 3 साइड्स हैं ट्राइंगल, तो इसके अंदर 3 बिंदे बने हुए हैं या 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पर जो स्क्वायर है उसमें 4 साइड होते हैं, उसके अंदर 4 पॉइंट्स बने हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक हेक्सागन है, हेक्सागन के में 6 साइड होती हैं जिसको कि हम षटभुज बोलते हैं, 6 भुजा होती हैं दोस्तों इसमें और इसके अंदर 6 पॉइंट हैं। लेकिन ये एक पेंटागन है और पेंटागन में हमेशा 5 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसके अंदर कितने पॉइंट हैं हमारे, इसके अंदर होने चाहिए थे दोस्तों 5 पॉइंट, लेकिन हैं कितने, 4 हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको कि कैसे ये हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये है पेंटागन और इसके अंदर जो बिंदे हैं या फिर जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, 5 होने चाहिए थे। अगला प्रश्न है मिसिंग नंबर सीरीज। तो 21, 27, 32, 36 और 39। तो दोस्तों देखिए 21 + 6 6 का गैप है, 7 5 12 5 का गैप है, 4 का गैप है और 3 का गैप है। तो देख यहाँ से सीरीज चलिए 6 5 4 3, अब 2 का गैप आएगा तो 39 में 2 प्लस करो कितना आता है दोस्तों, 41। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है ना। 21 + 6 7, यहाँ पर +6 +5 +4 +3 और लास्ट में हम +2 कर देंगे तो 41 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है 9, 19, 40, 83, 170। प्यारा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आएगा तो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट है 9 × 2 + 1 = 90, ठीक। उसी प्रकार से 19 × 2 + 2 = 40। तो यहाँ पर ×2 और +1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए 40 × 2 80 + 3 = 83, ऐसे करके 83 × 2, 83 × 2 कितना हो दोस्तों, 1 2 3 6 2 8 16, 166 + 4 = 170। बस अब आ गया हमारा 170 × 2 + 5, तो 170 × 2 होता है 340, यानी कि 340 + 5 345। तो इसका आंसर आ जाएगा 345। तो उम्मीद करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा 345, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला है दोस्तों, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, एक मिसिंग आकृति दी हुई है, उसको हमको फाइंड आउट करना है, मिसिंग फिगर को। तो ये 6 साइड वाला, ये 5 साइड वाला, ये 4 साइड वाला, ये 2 साइड वाला। तो 6 5 4 3 2, तो 3 साइड वाला क्या होता है, ट्राइंगल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो बेसिक सा है, समझ गए होगे आप एक ही बार में, ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता इसमें है नहीं, मुझे लगता है। अगला है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर देखिए ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, पहले यहाँ था, अब ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हुए ऐसे। तो अब कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये कैसे घूम रहा है, ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री में घूम रहा है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर था, अब देखिए यहाँ पर आ चुका, फिर यहाँ पर, तो अब कैसे आएगा, यहाँ पर, फिर ऐसे करके आएगा, फिर अगले वाले में ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। फ्रॉम अमंग द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट वन इन विच द सेट ऑफ नंबर्स इज मोस्ट लाइक द सेट ऑफ नंबर्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक नंबर सेट दिया हुआ है और इसी पैटर्न से मिलता हुआ एक पैटर्न आपको ऑप्शंस में दिया होगा। तो आपको पहले इसको डिकोड करना है, फिर उसको ढूंढना है जो आपके ऑप्शंस में है। दोस्तों देखिए सिंपल सा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा होगा, 6 का स्क्वायर 36, और 36 के नंबर को हमने क्या कर दिया, आपस में बदल दिया, 36 को हमने 63 बना दिया, यानी कि 3 को यहाँ ले आए, 6 को यहाँ लाए। तो इस प्रकार का मिलता जुलता नंबर हमारा कहाँ पर है, देखिए 7 का स्क्वायर तो 49 है, बिल्कुल सही है, लेकिन 49 का उल्टा 98 नहीं होता, गलत हो गया। 9 का स्क्वायर 84 नहीं होता, ये भी गलत हो गया। और 11 का स्क्वायर 111 नहीं होता, ये भी गलत हो गया। इसको देखिए 864 वाले को, 8 का स्क्वायर 64 होता है, बिल्कुल सही है। और आप 64 को रिवर्स कर दो या इसको सफल कर दो तो ये 46 बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोस्तों रीजनिंग है, इसमें मैथ्स अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट होंगे तो आप, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। और ये मैं आपको वीडियोस बना रहा हूँ,
लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।